हेलो स्टूडेंट, क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं? अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसका? इकोनॉमिक्स का। और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 1 को अच्छे से समझने वाले हैं। ऑलरेडी हमने जो इसका सिलेबस है वो डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, और अब हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है और ये हमारी क्लास का यूनिट नंबर 1 का पहला दिन है। और हम आज अच्छे से समझने वाले हैं कि यूनिट नंबर 1 में हमको क्या क्या चीज़ें समझनी है, पढ़नी और एक्सप्लेन करके हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके, तो जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स है, इसका जो पूरा पेपर है, इसका नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत। पूरे पेपर का नाम क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और आज जो हमको यूनिट नंबर 1 कवर करनी है, इसका नाम है कमी और विकल्प की समस्याएं। कि अर्थशास्त्र में कमी और विकल्प की समस्याएं क्या होती हैं, कि जो एक तरह से कमी आ जाती है और एक है आपके पास ऑप्शंस। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या है और क्यों है, उसके बारे में हमको समझना है। तो देखो, जब भी हम अर्थशास्त्र को समझने की बात करते हैं ना, या किसी जगह पर किसी सिद्धांत को समझने की बात करते हैं, तो जब भी आप इकोनॉमिक्स की बात करोगे, इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में एडम स्मिथ को माना जाता है कि ये एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक्स के फादर हैं। 1776 में जा करके इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में मान्य दिलाया था। उससे पहले इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट नहीं कंसिडर किया जा रहा था। 1776 में एडम स्मिथ ने इसको एक सब्जेक्ट के रूप में मान्यता प्रदान कराई थी। इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि जो अर्थशास्त्र है ना, यह अर्थशास्त्र ये एक संपत्ति का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? इनके अनुसार एक संपत्ति का विज्ञान है, पूंजी का विज्ञान है। और इन्होंने कहा कि पूंजी 3 चीज़ों से बनती है। इनका मानना क्या था कि पूंजी जो होती है ना, वो 3 चीज़ों से बनती है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? इन्होंने पहला चीज़ बताया था क्या? उत्पादन। दूसरा बताया था वितरण। और तीसरा बताया था इन्होंने अदला बदली। इनके माध्यम से, इनके हिसाब से, कि जो संपत्ति का जो विज्ञान है ना, ये 3 चीज़ों पे काम करता है: उत्पादन, वितरण और अदला बदली। इन 3 कॉन्सेप्ट पर काम करता है ये सिद्धांत। और इन सिद्धांत में हम जब भी देखेंगे ना, जब भी आप संपत्ति के सिद्धांत की बात करोगे या संपत्ति की बात करोगे, आपको इसमें समझना पड़ेगा कि एक इंसान की संपत्ति बनती कैसे है, कि एक इंसान की संपत्ति कैसे बन सकती है, या कोई इंसान संपत्तिवान या पूंजीवान कैसे बन सकता है। कि वो कुछ उत्पादन कर रहा हो, वो व्यक्ति क्या कर रहा हो? कुछ उत्पादन कर रहा हो, कुछ बना रहा हो। क्योंकि अगर आप कुछ बना नहीं रहे हो तो आप बेचोगे क्या? उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान को संपत्तिवान बनने के लिए कि कुछ वो उत्पादन कर रहा हो। दूसरा चीज़ है आपका वितरण, कि उत्पादन तो कर लिया, आप लोगों तक आप पहुंचा पा रहे हो या नहीं कर रहे हो। और तीसरा टॉपिक आता है आपका अदला बदली। ये 3 चीज़ों से कोई इंसान संपत्तिवान बनता है। क्या? उत्पादन, वितरण और अदला बदली। ये उत्पादन, वितरण और अदला बदली से कैसे एक इंसान जो है ग्रेट लेवल पे पहुंचता है या संपत्ति अर्जित करता है। जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ ये इस पेन का, तो अगर मुझे संपत्ति कमानी तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। मे बी ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट मैंने बना लिया। अब ये प्रोडक्ट अगर मैं वितरण नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी वितरण या मेरी संपत्ति डिपेंड करेगी कि मैं कितना इसको वितरण कर सकता हूँ। अगर मैं केवल एक छोटी सी शॉप लेकर के बैठ जा रहा हूँ और मैं कहीं पर नहीं जा रहा हूँ, एक शॉप पर बेच रहा हूँ, तो मेरी कम वितरण होगी। कम वितरण होगी तो उत्पादन मैंने कितना भी कर लिया है, संपत्ति मेरी बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उत्पादन के साथ साथ वितरण भी आना चाहिए। और अगर मैंने वितरण चेन तो फैला दिया है पर मेरे उत्पादन ही नहीं है, मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर इस वितरण का भी कोई मायने नहीं रहेगा कि कितने जगह पर तुमने फैला रखा है। अगर तुम उनको माल ही सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तुम उनको प्रोडक्ट ही सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो कहाँ से होगा? तो ये 2 तरह से कि आपने कोई माल बनाया है, उस माल को लोगों तक पहुंचा रहे हो, और इससे आपकी क्या बनती है? संपत्ति बनती है। या फिर अगर आप प्राचीन टाइम पीरियड से देखोगे कि कोई माल आपने बनाया है, कोई माल किसी और ने बनाया है, और दोनों की नीड है, तो आप अपने सामान से दूसरे वाले इंसान के सामान की अदला बदली कर रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप क्या करते हो? माल बनाते हो कि आपने अदला बदली कर लिया, और वहाँ से भी जिन जिन चीज़ों की आपको नीड थी, ज़रूरतें थी, आपकी सारी फैसिलिटीज़ पूरी हो गई। कि आपने किसी को पैसे दिए, ये भी अदला बदली ही है कि आपने पैसे दिए, किसी ने आपको सामान दिया। तो ये क्या हो रहा है? अदला बदली ही हो रहा है कि आप एक्सचेंज कर रहे हो वैल्यूज का। कि आपको लगता है कि मे बी ये पेन लेना है और ये पेन है 10,000 का, तो आप 10,000 रुपये दे रहे हो इसके बदले में। तो क्या कर रहे हो आप? अदला बदली ही कर रहे हो एक तरीके से। तो इन 3 चीज़ों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो एक इंसान बनता है
बनाता है संपत्ति, और इस तरह से बनती है संपत्ति और इस तरह से स्थिति बेटर होती है किसी भी आर्थिक सिचुएशन की। ओके, अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि मानव जीवन की वह शाखा जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है, जिसमें मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन का प्रयोग करता है, उसको कहते हैं आर्थिक विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र। इनका मानना क्या था कि मानव जीवन की वो पार्ट जो इंसान अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं ना, उनका अध्ययन करती है, जिसमें मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो संसाधन है, चीज़ें हैं, उनका यूज करता है, उनका प्रयोग करता है और उससे चीज़ें बनाता है और अपने ज़रूरतों को पूरा करता है। इस चीज़ का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। रॉबिन्स क्या कहते हैं? रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जो सीमित संसाधनों और वैकल्पिक उपयोगों के बीच संबंध को देखता है। इन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जिसमें सीमित संसाधन होते हैं, मतलब कोई भी संसाधन सीमित ही है, लिमिटेड ही है, और वैकल्पिक उपयोगों के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब एक इंसान में भी तुम्हारे पास 50 रुपए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, तुम कोई सामान लेने जाते हो और सामान का मूल्य हो जाता है 70 रुपये। तुम्हारे पास है 50 रुपये, तुम एक शॉप पे गए, उसने कहा कि भाई ये तो 70 का है। तुम बगल वाली शॉप पे गए और उसने कहा कि मेरे यहाँ ये 50 का है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से ना लेकर के आप यहाँ पे आ जाओगे, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं, सीमित संसाधन आपके पास है। जो यहाँ पे कहा गया ना, सीमित संसाधन है, और आपने क्या किया, 70 और 50 के विकल्प में से वैकल्पिक चूज किया, क्या, 50, कि मैं 70 के साथ नहीं जाऊँगा, मैं 50 के साथ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे सीमित संसाधनों के अकॉर्डिंग मैं उपयोग करता हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं, हर एक इंसान को हर एक लग्जरी चाहिए। हर एक इंसान को चाहिए कि मेरा तो 20 महले की बिल्डिंग हो, मेरे पास टावर हो, मेरे पास तो बुर्ज खलीफा में घर हो। बट चाहने से कुछ नहीं होगा ना, चाहिए तो सबको चाहिए कि सी फेसिंग पेंट हाउस हो सबका, बट नहीं हो सकता है। हर एक इंसान की अपनी सीमित संसाधन है और उस सीमित संसाधन का उपयोग करके इंसान अपनी आर्थिक ज़रूरतें, आर्थिक स्थितियां पूरी करता है। किसी को छोटा सा एक मकान चाहिए तो छोटे से घर में रहता है, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत बेटर है, उसके संसाधन बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत बड़े घर में रहता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, अरबों खरबों खर्च करता है। तो दैट डिपेंड्स कि इंसान अपनी जो सीमित संसाधन है ना, उसका वैकल्पिक रूप में जो चीज़ें यूज करता है। इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, समझना कि कोई इंसान इतना खर्च करता है, कोई कम खर्च करता है, क्यों, ये सारी चीज़ों को समझना ही अर्थशास्त्र कहलाती है। तो ये बेसिकली अर्थशास्त्र की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गई। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग शामिल है। कि किसी चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है, उसका वितरण किया जा रहा है, उसका उपभोग किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ों को समझना और इन सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने का काम किसका है? अर्थव्यवस्था का है। ओके, और इसके बाद दुर्लभता की बात करते हैं कि दुर्लभता क्या होती है? दुर्लभता एक मूलभूत आर्थिक समस्या है जिसमें अनंत इच्छाएं और ज़रूरतें होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सीमित संसाधन होते हैं। यानी कि कोई चीज़ दुर्लभ कब होती है? जो हमारे टॉपिक है ना आज का पढ़ने का, कमी और विकल्प की समस्याएं, कि हर एक चीज़ हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास लिमिटेड ही है। जैसे अगर आप डायमंड की बात करोगे, डायमंड की इतना ज़्यादा रेट क्यों है? क्योंकि वो लिमिटेड संसाधन में है और चाहिए सबको, और सबने उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया है, तो उसकी कमी है तो इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ चुकी है, तो उसका रेट बढ़ गया है। आपको करोड़ों में डायमंड्स मिलते हैं, ओके, जबकि आपको नॉर्मली कोई मोती लेना हो आपको 100 रुपये का मिल जाएगा, बट करोड़ों में उसकी वैल्यू क्यों बढ़ाई गई है? क्योंकि उसकी कमी है। तो कमी और विकल्प की समस्याएं हमेशा चलती रहती हैं और लोग इसमें घूमते रहते हैं। तो कोई चीज़ की दुर्लभता कब है? दुर्लभता क्या होगी कि जब उस चीज़ की कमी हो और उसके चाहने वाले ज़्यादा हों, तो वो इंसान क्या है? दुर्लभ है। कि हर एक इंसान को चाहिए वो चीज़, वो लोग, बट वो एक्सेसिबल नहीं है, तो वो क्या है? दुर्लभ है। तो दुर्लभता की एक मूलभूत आर्थिक समस्या है कि भाई वो चीज़ उतने लेवल पर नहीं मिल पा रही है, तो उसको पूरा करने के लिए सीमित संसाधन है, और सीमित संसाधनों को वैकल्पिक रूप में उपयोग करना ही एक इंसान की समझदारी को दिखाता है। कि मे भी तुम्हारे पास 1 लाख है तो तुम अपनी व्यवस्थाएं उस रूप में कर रहे हो कि तुम्हारे 50,000 में ही चीज़ें हो जाए और 50,000 तुम सेव कर सको, तो ये कहलाता है आपका दुर्लभता। अब जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसकी कुछ केंद्रीय समस्याएं होती हैं कि किसी अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है तो उसको कौन कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, ये भी समझना पड़ेगा। क्योंकि कमी और ऑप्शंस की जब बात करेंगे ना, तो ये कमी और ऑप्शंस वहीं आते हैं जहाँ पर कुछ कुछ समस्याएं आती हैं। अदरवाइज किसी चीज़ की कमी ही नहीं है ना, तो तुम्हें किसी अर्थव्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम करते रहो।
तो समस्याएं क्या आती हैं जब भी आप किसी चीज़ की कमी या अर्थव्यवस्था में बात करते हो ना, तो उसमें समस्याएं ये आती हैं। सबसे पहली समस्या कि क्या उत्पादन करना है, कि भाई सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि उत्पादन क्या करना है, क्योंकि कुछ भी उत्पादन करोगे तो कुछ भी नहीं बिकेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, श्रम गहन तकनीकी क्या होगी कि कितना श्रम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, पूंजी कितना लगेगा, कि किसके लिए उत्पादन करना है, अमीर के लिए, गरीब के लिए, किसके लिए, कौन सी समस्या को दूर करने के लिए उत्पादन करना है। ये सारी समस्याएं एराइज होंगी जब भी तुम उत्पादन करने की बात करोगे ना। तो आपको देखना पड़ेगा क्या उत्पादन करोगे, किसके लिए करोगे, किसको ज़रूरत है ये। जैसे कि आईफोन बनाया गया था, फ़ोन थे मार्केट में, बट जब आईफोन लाया गया तो ये इसलिए लाया गया कि अमीर सेगमेंट को टारगेट किया जाए। तो एक लंबे समय तक 2005 से आईफोन आया हुआ है, एक लंबे समय तक ये केवल अमीरों का सिग्नल था। राइट नाउ चीज़ें बदली हैं, अब ये केवल अमीरों का सिग्नल नहीं है, अब ये ईएमआई पे मिल रहा है, हर कोई खरीद रहा है। ओके, तो अब कोई भी लेके चल रहा है, बट फिर भी अभी भी ब्रांड वैल्यू आईफोन लेकर के चलने वाले की है। तो ये चीज़ें कि उत्पादन क्या करना है और किसके लिए करना है, क्योंकि जहां पर हर एक कंपनी ऑफर कर रही थी कि तुम 5,000 में फ़ोन ले लो, 10,000 में फ़ोन कर ले लो, वहां पर स्टार्टिंग हो रही है 70,000 80,000 से। तो किन के सेगमेंट को टारगेट करके बनाया गया था? अमीर सेगमेंट को, क्या अमीरों के लिए बनाया जा रहा है। ओके, तो क्या उत्पादन करना है, कितना क्वांटिटी उत्पादन करना है, कैसे करना है, कितना श्रम लगेगा, कितनी पूंजी लगेगी, किन के लिए करना है, ये कुछ बेसिक अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं जो कि एक इंसान के सामने आती है जब भी वो आर्थिक सिचुएशंस को देखते हैं। और इसमें हमें देखना होता है कि क्या हमारे पास वो चीज़ें हैं, क्या उतना श्रम है, उतनी पूंजी है, किस चीज़ की कमी है, पूंजी कम है तो क्या हम ऐसी जगह से विकल्प उठाते हैं ना, कि जैसे मे भी अमेरिका है, अमेरिका में किसी इंसान को काम करवाना है, उसको वर्कर्स चाहिए, वो अमेरिका में जाएगा वर्कर्स ढूंढने में भी उसको बहुत ज़्यादा, मतलब 10x ज़्यादा देना पड़ेगा जितना वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल इन जगहों से ले आता है। वहाँ पर उसको सस्ते लोग मिल जाएंगे और उनको भी लगेगा कि ये इंडिया से कोई इंसान जा रहा है और उसको अमेरिका में जाकर के $500 मिल रहा है ना, उसको लगेगा कि भाई मैं तो 4 लाख कमा रहा हूँ। $500 अगर किसी इंसान को मिल रहा है तो उसको लगेगा सॉरी $500 में 40,000 कमा रहा हूँ, इंडिया में वो 10,000 कमा रहा है, तो उसको लगेगा कि बहुत हो गया। जबकि वहाँ पर उसको मे बी हर दिन किसी इंसान को $100 देना पड़ता, $3,000 देना पड़ता, लेकिन उसको $500 में उसका काम हो रहा है, तो उसको सस्ता भी पड़ रहा है। तो विकल्प लोग ढूंढते हैं, वैकल्पिक रूप से चीज़ें आती हैं। तो कमी अगर किसी चीज़ की है तो विकल्प लोग ढूंढते हैं। तो कमी और विकल्प को लेकर के इन समस्याओं को पूरा करना, ये कहलाता है कमी और वैकल्पिक चीज़ का अर्थशास्त्र। तो ये था यूनिट नंबर 1 जिसमें हमने समझा कमी और विकल्प की समस्याएं क्या क्या चीज़ें लेकर के आती हैं। ये सारा हमने डिटेल में समझ लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।